नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। फर्स्ट ईयर ऑनर्स और फर्स्ट ईयर पास कोर्स, प्रथम पेपर, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। और पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में नवजागरण हुआ और उसके तहत किन कारणों से हुआ उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो दो विशेष संस्थाएं गठित हुई, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में। मैं आज ब्रह्म समाज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। और हम जानते भी हैं कि 1828 में उसकी स्थापना हुई और राजा राम मोहन राय ने उसकी स्थापना की। बात राजा राम मोहन राय पर भी करेंगे और ब्रह्म समाज पर भी करेंगे, लेकिन ब्रह्म समाज के दूसरे एपिसोड में ब्रह्म समाज पे बात करेंगे और पहले राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। 1774 ईस्वी में एक बहुत अच्छे सनातन धर्म की मान्यता वाले परिवार में हुआ। काफ़ी संपन्न परिवार के वो थे और प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी बहुत अच्छी हुई। पटना फारसी और जो उस समय हम जानते हैं कि पटना जो है फारसी और अरबी शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था, उन्होंने वह शिक्षा ग्रहण भी की और इस कारण से वो मानते हैं कि कई लोग की वो मुस्लिम जो मान्यताएं थी उनके साथ आने लगे, उनकी वेशभूषा वैसी होने लगी और धीरे धीरे वह मूर्ति पूजा। इधर दूसरी तरफ अगर हिंदू मान्यता की तरफ देखें तो वह मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे और उन्होंने संस्कृत इसी बीच में मूर्ति पूजा के विरोधी काल के बीच में ही उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया। वाराणसी गए और वहाँ पर संस्कृत के धर्म ग्रंथों का भी सूक्ष्म अध्ययन किया। 1803 में अपने पिता की मृत्यु के बाद में वे मुर्शिदाबाद में रहने लगे और इसी वर्ष उन्होंने तुफलत उल महाबिद्दीन नामक एक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में तो तर्क दिया ही, साथ ही जो दूसरी अंधविश्वासी बातें थी दूसरे धर्म की, उस पर भी विश्वास बहुत ज़्यादा दिया। तो अतः हम इस बात को मान सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है वो चाहे धर्म हो चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, उसमें जो अंधविश्वास थे, उसमें जो परंपरा के नाम पे जो दूषित तत्व थे उनका कट्टर विरोध करते थे। पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान के विकास तथा राजनीतिक परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में ने बहुत परिवर्तन के दौर में लाकर खड़ा कर दिया था। बंगाल को एक तरीके से यूरोपीय संस्कृति और ज्ञान का प्रभाव भारतीय समाज पर क्रमशः बराबर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा था और धीरे धीरे ये भी मानते जाते हैं कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी या विज्ञान में जो रुचि थी उसमें बंगालियों ने या भारतीयों ने इस पर बहुत रुचि दिखाई। और जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई उसके बाद में तो इसमें बहुत अधिक गति प्राप्त हो गई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होना और उसमें उपलब्ध ग्रंथों के आधार ग्रंथ होना, ये वहाँ की गति पकड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा था। राजा राम मोहन राय 1805 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक अधिकारी के रूप में रहे और वहाँ जॉन डिब्बी के नेतृत्व में आए और जॉन डिब्बी ने ही उनको अंग्रेजी भाषा सिखाई, ऐसा माना जाता है। और एक और है कि वह कलकत्ता के रंगपुर में, जहाँ पर आज बहुत बड़ा रंगपुर और खिद्रपुर सूती उद्योगों के लिए माना जाता है, व्यापारी माना जाता है, वहाँ पर वह रहे और उसमें उन्होंने वेदांत और इस्लाम जैन आदि धर्मों के बारे में अध्ययन किया। और वहाँ पर ऐसे एक रंगपुर में जो राजा राम मोहन राय ने उनके निवास स्थान पर एक इस तरीके से एक चर्चा का एक स्थान बनाया और वहाँ पर वेदांत में, इस्लाम में, जैन में आदि इस धर्म के बारे में बड़ी खुलकर चर्चा होती थी। और धीरे धीरे राजा राम मोहन राय उस समय में प्रसिद्ध होने लग गए कि कोई ना कोई इस तरीके का व्यक्ति है जो इस धार्मिक विषयों पर, इस सिद्धांतों पर, उनकी रूढ़िवादियों पर, उनकी अच्छी बातों पर चर्चा करता है और आम जनता से उनको अवगत कराता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय धर्म का अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं चूकी जिस पर राजा राम मोहन राय ने बहुत गहनता से अध्ययन नहीं किया हो। उन्होंने हरिनानंद तीर्थ जो स्वामी थे उनसे भी तांत्रिक विद्या का भी और लॉजिक का भी अध्ययन शुरू किया। और 22 वर्ष की आयु में उन्होंने जॉन डिग्बी से, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा सीखने का भी उन्होंने जॉन डिग्बी से सीखी और इसी कारण से वे पाश्चात्य ग्रंथों को पढ़ने में बहुत अधिक सफल हो गए। और 1814 से लेकर 40 वर्ष की आयु में राजा राम ने सरकारी सेवा को त्याग स्थायी रूप से कर दिया और फिर कलकत्ता आ गए। उस समय भारतीयों में हुआ नवीन जो चेतना व बुद्धि से प्रभावित हुए अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। राजा राम ने इस मानसिकता को जायजा लिया और उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा नाम की एक संस्था का गठन किया और उसके बाद में वे अद्वैतवादी धार्मिक सिद्धांतों का उन्होंने प्रचार किया।
राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। 1819 में राजा साहब ने आत्मीय सभा के तत्वावधान में मद्रास के पंडित सुब्रमण्य शास्त्री के साथ मूर्ति पूजा पर शास्त्रास्त्र किया। एक वाद विवाद चला शास्त्र पे। 1885 में उनके पत्र पर उन्हीं के एफर्ट से, उन्हीं के प्रयत्नों से कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ पर अद्वैत सिद्धांतों का प्रचार किया गया। उन्होंने संक्षिप्त वेदांत नामक एक वेदांत संग्रह भी प्रकाशित किया, जो में विभिन्न ग्रंथ थे, और वेदांत संग्रह प्रकाशित किया था। केन, ईश, मुंडक, कन आदि उपनिषदों के अनुवाद भी उन्होंने यहीं पे किए। राजा राम आत्मनिवेदन में स्वयं स्वीकार किया और उन्होंने बराबर मूर्ति पूजा का विरोध किया। जहाँ तक क्रिश्चियंस की बात रहती है तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्मों पर भी लिया, और ये वह समय था जब भारतीयों को लालच देकर या भारतीयों को वो करवा के प्रलोभन दे के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। धर्मांतरण भी बहुत तीव्र गति से हो रहा था। तो इसी समय में राजा राम मोहन राय के विचारों से हिंदू ग्रंथ भी हुए, और उन्होंने क्रिश्चियंस के जो एक अवतारवाद है या क्रिश्चियंस के इस तरीके की जो एक चमत्कारिक है प्रभु यीशु का, उस पर उन्होंने अपने विचारों से चुनौती प्रस्तुत की, और कई जो एक संदेह थे उनको दूर करने का भी प्रयास किया। और उनकी इस धार्मिक गतिविधियों के कारण ही कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना हुई, और जो कुछ क्रिश्चियंस थे जो इस तरीके के परंपरा नहीं मानते थे वो भी उनके अनुयायी हुए, और जो हिंदू जो उधर जा रहे थे धर्म के वे, वो भी इनकी तरफ आग्रहित हुए। 1829 की बात करें यदि तो उन्होंने हिंदू समाज की तरफ गहनता दी, और वहाँ देखा कि उनकी एक पारिवारिक दुर्घटना हुई, और उसमें फिर उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया, बल्कि भारतीय जो सभी धर्मों की उच्च शिक्षा तत्व थे उन्होंने उसकी सामान्य पृष्ठभूमि की और उनमें संग्रहित होने का प्रयास किया। धर्म का स्थान कर्मकांडों ने ले लिया था उस समय, और समाज में अंधविश्वास व्याप्त हो गया था, उसको इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से किया। और खुले विचारों का, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का समर्थन करना इसलिए था कि यूरोप इस समय खुले विचारों की तरफ आ चुका था। और हम ये देखते हैं कि इस समय यूरोप में फ्रांस में भी 1830 में पहली वाली क्रांति होती थी। मैटरन युग समाप्त होने लग जाता है। प्रतिक्रियावादी जो थी उस प्रगतिशील विचारों का स्थान मिलने लग जाता है, प्रतिक्रियावादियों का स्थान खत्म होने लग जाता है। ब्रह्म समाज भी में पहला संगठन था जिसने हिंदू की प्राचीन जो मान्यताओं पर प्रहार किया, लेकिन उन दूषित मान्यताओं पर प्रहार किया जिसको हम अंधविश्वास या टोना टोचका कहते हैं। अनेक सुधारकों का भी बल मिला, और 1833 में 2 वर्ष के बाद राजा राम मोहन विलायत चल गए, और वहीं ब्रिस्टल में उनका सितंबर 1833 में देहांत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन का ये परिचय था। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा और उनकी मान्यताएं क्या थी। आधुनिक भारत का उनको जनक कहा जाता है। तो उन सब का बारे में हम अगले अध्याय में ब्रह्म समाज के अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।